और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 3-4 ऐसी लड़कियां हैं जो कि सोफी को बुली करती रहती हैं, जिनसे अक्सर मॉरिस उसको बचाता है। वो उसको उसका बॉयफ्रेंड कहकर चढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि मॉरिस के साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ है और हम जानते हैं कि वो क्या गड़बड़ है। उसके अंदर नन यानी कि वैलेक थी। जिसके बाद में अगले सीन के अंदर हम एक लड़की को यहाँ पर देखते हैं जो कि कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आती है और उसको अजीब हालत में मॉरिस मिलता है। मॉरिस यहाँ पर असल में कॉकरोचेस को खा रहा था और कॉकरोचेस को साफ करने के लिए इसी बोर्डिंग स्कूल की मैडम ने ही उसको बोला था। जिसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो बुली लड़कियां थी ना, उन्होंने यहाँ पर मैडम के रूम के अंदर कॉकरोचेस डाल दिए थे। खैर मॉरिस के अंदर से अचानक से ही वैलेक बाहर आकर उस लड़की को खत्म कर देती है। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में जो आदमी वहाँ पर सूटकेस लेकर निकला था जिसने कि फादर को जलाकर मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मॉरिस ही था, जिसके अंदर नन थी यानी कि वैलेक। और वैलेक यहाँ पर ऐसे ही किसी को नहीं मार रही बल्कि इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर आयरीन को यहाँ पर नाइटमेयर्स आते हैं मॉरिस के, जो कि उसे मद मांग रहा होता है, लेकिन तभी उसे वैलेक डरा देती है क्योंकि यहाँ पर वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी। जिसके बाद में वो काफी परेशान रहने लगती है। अब सीन वापस से बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पर वो बुली लड़कियां एक दिन सोफी को परेशान करती हैं और उसको उसी अबैंडन्ड चैपल के अंदर लेकर जाती हैं जहाँ पर वो उसको एक गेम खेलने के लिए बोलती हैं कि उन्हें विंडो पर बने हुए गोट की आंख को देखना होगा जिसके अंदर डीमन की आईज दिखाई देती हैं और अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे खत्म कर देगा। और अब वो उसी को देखने लगती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां उसको अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से ही हलचल शुरू हो जाती है और पैरानॉर्मल चीजें भी वहाँ पर होने लगी थी। अब वैलेक उसे हॉन्ट करती है जिससे डर कर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी मॉरिस आकर उसको बचा लेता है और अब तक केट भी वहाँ पर आ गई थी जो कि उसे अपने साथ ले जाती है। अब फिर से सीन यहाँ पर आयरन की तरफ शिफ्ट होता है जिसको रेवरेंड बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रीस्ट और नन्स की जान जा रही है और रिसेंटली फ्रांस के चर्च के अंदर एक प्रीस्ट को जलाकर मार दिया गया, यानी कि वही शुरुआत वाला सीन। और ये काम उसी डीमन वैलेक का है जो कि मरा नहीं है और खत्म नहीं हुआ, वो वापस आ चुका है, जिसको पहले भी एक बार सिस्टर आयरीन ऑलरेडी हरा चुकी है, तो दोबारा उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टर आयरीन इसके लिए मना करने लगती है। उसका ये कहना था कि उसके साथ में फादर बर्ग भी थे जो कि काफी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन रेवरेंड यहाँ पर ये कहते हैं कि उनकी हैजा से मौत हो चुकी है और ये काम सिस्टर आयरीन को करना हुआ क्योंकि यहाँ पर दुनिया की और इंसानियत की बात थी, जिसके चलते सिस्टर आयरीन अपने डर पर काबू पाती है और यहाँ पर चल देती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर रेवरेंड का ये मानना था कि ये मौतें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। यहाँ पर जो सारी की सारी जड़ें हैं वो रोमानिया से जुड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर वो वैलेक क्यों आ चुका है, तो इसका रीजन सिस्टर आयरीन ही पता लगा सकती है। खैर अब आयरीन फ्रांस के उसी चर्च के लिए निकल जाती है जहाँ पर फादर को जलाकर राख किया गया था और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा चुपके से ट्रेन के अंदर चढ़कर उसके साथ निकल जाती है, जिस पर आयरीन उसको समझाती है कि ये ठीक नहीं होगा और पता चलने पर उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है कि वो भी जलकर ही मारी गई थी और वो उनको ही अपना गॉड मानती थी और तब से उसका फेथ टूट चुका है और उसे कोई भी मिरेकल नजर नहीं आया और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रेयर्स करने से वो जीसस क्राइस्ट के खून में बदल सकता है। जिस पर आयरीन बोलती है कि वो अपने फेथ पर ध्यान दे और फेथ से बड़ी कोई भी चीज नहीं है और फेथ के चलते ही बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं जो कि उसने खुद देखे हैं और मेरे ख्याल से डेब्रा यहाँ पर उसी मिरेकल को देखने आई थी। खैर इसी बीच वो उसको अपनी मदर की भी कहानी सुनाती है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसे अपनी माँ अच्छे से याद है जो कि गॉड में बहुत मानती थी और उनको गॉड की साइट मिली हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड उसको पागल समझते थे और फिर उसके पिता ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था हमेशा के लिए, जिसके बाद से वो उनको नहीं देख पाई। खैर वो दोनों फ्रांस पहुँच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और आयरीन को यहाँ पर आते ही जैक के विजन्स आने लगते हैं, यानी कि चर्च के अंदर आते ही, और जैक ने यहाँ पर उसे एक क्रूसीफिक्स भी पकड़ाया था। खैर अब यहाँ पर वो थोड़ी बहुत छानबीन करती है और नन के विजन्स उसको बार बार हॉन्ट करते रहते हैं। अब तभी उसे खेलता हुआ जैक मिल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ खास नहीं बताता। वो बस ये बोलता है कि हाँ उसने देखा था उस शैडो को, यानी कि वैलेक को, और तभी उसे नन हॉन्ट करती है जो कि काफी बेहतरीन सीन होता है। आपने ट्रेलर्स के अंदर वो सीन देखा होगा जहाँ पर किताबें अपने आप ही पलटकर नन का यानी कि वैलेक का रूप ले लेती है, तो यहाँ पर वही सीन आता है। अब यहाँ पर वैलेक सिस्टर आयरीन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, जिसके बाद में सिस्टर आयरीन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसको संभालती है। अब तभी हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि मॉरिस बार बार वैलेक के द्वारा पजेस हो रहा था और यहाँ पर बहुत सारी हॉन्टिंग्स हो रही थी जिससे कि सोफी काफी डर जाती है। और यहाँ पर कॉन्जरिंग 2 का वो रेफरेंस आता है या फिर ये कहे कि फ्यूचर इवेंट सोफी को दिखाई देते हैं कि ये गेट खुलता है जो कि मेरे ख्याल से लॉरेन वॉरेन का ही घर था। और ये एग्जैक्ट वही सीन था जब लॉरेन ने यहाँ पर नन का नाम निकालने की कोशिश करी थी, यानी कि असली नाम, जब हॉलवे के अंदर उसको नन दिखाई देती है और यहाँ पर उसकी बेटी उस तरफ इशारा करती है।
तभी सिस्टर आयरीन को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिरी टाइम मॉरिस ने उसका साथ दिया था, उसको बचाया था, और तभी वैलक ने उसको अपना शिकार बना लिया, उसको अपने वश में कर लिया और इस तरह से वो बच गई। और अब सब जगह घूमकर वो लोगों की जान ले रही थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवी की शुरुआत में वो मॉरिस ही था जिसके अंदर नन समाई हुई थी, यानी कि वैलक उससे ये सब कुछ करवा रहा था। अब डेबरा उसको बताती है कि जैक उससे मिलने आया था और उसको एक होली क्रॉस देकर गया है। जी हाँ, जो कि यहाँ पर सिस्टर आयरीन ने अपने सपने में यानी कि अपने विजन में भी देखा था, जिस पर कोई सिंबल बना हुआ था, और ये सिंबल सभी मरने वाले लोगों के क्रूसीफिक्स के ऊपर भी था, यानी कि ये बहुत ही खास है। और अब इस सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए वो दोनों ही कैथोलिक आर्काइव में जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सिंबल एक खानदानी सिंबल है।